बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी के क्लास में, वनस्पति शास्त्र के क्लास में स्वागत है। हम लोग पेपर टू में जो पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वायुमंडल टॉपिक में हम जो अलग अलग वायुमंडल के ऊपरी परत है, अलग अलग जो भाग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से हम ओजोन परत के बारे में चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हमारी सुरक्षा करता है, जीव जंतुओं की रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से होने वाले प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। तो धरती पर ऊपरी परत पर जो चारों ओर एक गैसों का जो घेरा है या वातावरण है, वह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो गैस का जो आवरण है धरती के ऊपरी परत पर, वह वायुमंडल का निर्माण करता है और वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसेस भी उपस्थित होती हैं। तो इनमें कई गैसेस जो हैं जीव जंतुओं के उपयोग में आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है पादप के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में आता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है? उपलब्ध होता है। तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो इस प्रकार की गैसेस हैं जो सीधे रूप से जीव जंतुओं के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण किया जाता है और पत्तियां जो है भोजन का निर्माण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और आपका स्टार्च के रूप में पत्तियों में भोजन संग्रहित होता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण गैस है जीव जंतुओं के लिए, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधे भी प्राप्त करते हैं और दूसरे जो जानवर हैं, जंतु हैं, वो भी प्राप्त करते हैं। और ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो तीसरा मुख्य गैस है वातावरण में, जो सीधे रूप से पादपों के द्वारा उपयोग में नहीं आता है, इनकी विभिन्न घटनाएं होती हैं, विभिन्न क्रियाएं होती हैं और इनके पश्चात पादप इस प्रकार के तत्व को प्राप्त कर पाते हैं, वह होता है आपका नाइट्रोजन। अगर हम वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन जो है वातावरण में उपस्थित होता है और नाइट्रोजन पौधों के द्वारा सीधे रूप से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सीधे रूप में प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन सीधे रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन को इनको सर्वाधिक आवश्यकता होती है क्योंकि नाइट्रोजन का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा एंजाइम के निर्माण के लिए किया जाता है। जितने प्रकार के आपके एंजाइम हैं, जितने प्रकार के प्रोटीन हैं या प्रोटीन से निर्मित जितने प्रकार के जैव रसायन हैं, बायोकेमिकल हैं, इनके उपयोग के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण विभिन्न प्रकार के जीवाणु, जिसमें कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं जैसे आपका राइजोबियम, और कुछ असहजीवी जीवाणु होते हैं जिसे हम नॉन सिम्बायोटिक कहते हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है और पौधे उस नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजन का उपयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। जो दूसरी गैसेस हैं जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस आपके प्रमुख हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जिसे हम N2O कहते हैं, वह भी क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है। और ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो धरती जो गर्म होकर जो विकिरण उत्पन्न करती है, उस विकिरण का अवशोषण करना और फिर उनको क्या करना? परावर्तित करना। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? धरती से जो निष्कासित जो विकिरण है या जो रेडिएशन है,
उनको क्या कहती है, पुनः पृथ्वी पर क्या होती है, लौटा देती हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो धरती का तापक्रम बढ़ाने का कार्य करती हैं। और अगर वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नहीं, क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा अगर बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जिसके कारण जो धरती का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, वहाँ जो है बर्फ का पहाड़ है जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो अगर तापक्रम धरती के सतह का बढ़ता है तो बर्फ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जिससे क्या हो सकता है, समुद्र का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। तो इन विभिन्न प्रकार के गैसों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो वायुमंडल में उपस्थित हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार की गैसेस वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। वायुमंडल, धरती के सतह पर सतह के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। तो सीधी परिभाषा होगी कि धरती के सतह के चारों ओर गैस का जो आवरण होता है, ठीक कवरिंग होता है गैसेस का, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उन्हें हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहा जाता है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन गैस है N2 जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपका जलवाष्प होता है, आपका जलवाष्प, वाटर वेपर जिसे कहा जाता है, वाटर वेपर, जलवाष्प भी उपस्थित होता है। जल के विभिन्न स्रोत ऊष्मा ग्रहण करते हैं और ऊष्मा ग्रहण के पश्चात क्या होते हैं, वाष्प में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और वह जो है वायुमंडल का मुख्य घटक है आपका जलवाष्प। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड उपस्थित होता है। इसके अलावा मीथेन गैस भी पाया जाता है, CH4, मीथेन गैस जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस से मुख्य प्रकार ये जो गैसेस हैं मुख्य रूप से जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है, धरती पर उपस्थित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच कर नहीं रख पाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में ऊपर की ओर चला जाता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचकर अपनी ओर नहीं रख पाता है। तो सबसे अधिक जो हाइड्रोजन गैस है आपके सूर्य पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य पर क्या है, हाइड्रोजन गैस का क्या है, भंडार है। तो मुख्य गैसेस वातावरण में आपकी उपस्थित होती हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस कही जाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसेस कही जाती है। अब ये धरती का सतह है और धरती की सतह से ऊष्मा क्या होती है, निष्कासित होती है। सूर्य के द्वारा विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा धरती के सतह को क्या करती है, गर्म करती है और इसके पश्चात धरती के सतह से ऊष्मा निष्कासित होती है। अब वायुमंडल में जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, आपका एक घेरा है। अभी जब विकिरण के रूप में ऊष्मा जब ग्रीन हाउस गैसेस की परत को जब स्पर्श करती है तो क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, पुनः धरती पर क्या होती है, वापस लौट आती है, धरती पर वापस लौट आती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, धरती का तापक्रम क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो सूर्य से ऊर्जा आपको प्राप्त हुई, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा धरती के सतह को क्या करती है, गर्म करती है और जब विकिरण को निष्कासित करती है तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, उस ऊष्मा को अवशोषित करने के पश्चात पुनः उन्हें वापस कर देती है, जिससे धरती का तापक्रम क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो अगर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपका ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएगा, तो उसका तापक्रम बढ़ जाएगा और पूरा पृथ्वी क्या हो सकती है, जलमग्न हो सकता है। तो जो मुख्य स्रोत क्या है इसका, हमें ग्लोबल वार्मिंग से या ग्रीन हाउस प्रभाव से किस प्रकार से बचना चाहिए। अब आप ग्रीन हाउस गैसेस को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जैसे पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, तो औद्योगिकरण जो हुआ है इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हुई, बढ़ी है। हम लोग अधिक मात्रा में डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले साधनों का उपयोग कर रहे हैं और जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो इनके उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है और इनकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, धरती के तापमान बढ़ने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं और धरती का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। दूसरा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव आपका आता है, आपका मीथेन गैसेस है। मीथेन गैस का स्रोत क्या होता है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, बायोगैस भी कहा जाता है। तो जो बायोगैस जिसे आप गोबर से या जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ से इसका क्या होता है, निर्माण होता है और इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है और प्रदूषण की मात्रा को कम करता है। परंतु अगर अधिक मात्रा में बायोगैस का उपयोग किया जाए, जिसका मुख्य घटक क्या होता है, आपका मीथेन गैस होता है, तो वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी और मीथेन जो है एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग में इसकी भूमिका होगी, इसकी भागीदारी होगी। तो इससे आपको क्या करना, बचे रहना है ग्रीन हाउस प्रभाव से। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल का, वह होता है ओजोन परत। तो ओजोन परत जो है ओजोन गैस का परत है और इसका निर्माण जो है आपका ऑक्सीजन अणु के मिलने से होता है। 3 अणु ऑक्सीजन मिलके क्या होते हैं, 2 अणु ओजोन का निर्माण करते हैं। यहाँ 3 अणु ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ओजोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ओजोन की क्या होती है, एक परत होती है वायुमंडल में और सूर्य की किरणों में अनेक प्रकार के किरणें आती हैं, जिसमें आपका विजिबल दृश्य किरणें भी होती हैं, पराबैंगनी किरणें भी होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ओजोन परत क्या करता है, 3 टाइप के होते हैं आपके पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों का जो बी प्रकार होता है वह क्या होता है, धरती पर पहुंच पाता है। बाकी ए और बी प्रकार जो है वह धरती पर पहुंच नहीं पाता है। तो धरती को खतरा किससे है, धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को जो बी प्रकार के ओजोन की किरणें हैं उससे क्या है, आपका खतरा उत्पन्न होता है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट, इसे यूवी रे कहा जाता है, यूवी रेस। तो पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर पहुंचती हैं तो क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग
उत्पन्न होते हैं, जिसमें कैंसर, त्वचा का कैंसर जो है ये मुख्य कारण आपका होता है। तो ओजोन गैस, ओजोन का जो लेयर होता है वो पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचने नहीं देता है। अब ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में है, इनसे क्या है, ओजोन का परत जो है इसमें छिद्र होने की संभावना है, जिसे ओजोन होल कहा जाता है। तो वैज्ञानिक अवधारणाओं के अनुसार अगर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग हम करते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज में इनका उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य कंपाउंड आपका फ्रीऑन होता है, तो क्या करते हैं, जिस प्रकार के रसायन उत्सर्जित करते हैं उस रसायन से ओजोन की परत नष्ट हो सकती है। और ओजोन की परत नष्ट होगी तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, धरती पर आपकी पहुंचती हैं, उससे क्या होता है, आपका त्वचा का कैंसर होता है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि ओजोन से आपका जो पराबैंगनी किरणें आती हैं धरती पर, उससे कैंसर किस प्रकार से होता है। तो डीएनए की संरचना में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड क्षार का क्रम होता है, और न्यूक्लियोटाइड क्षार के क्रम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीन का निर्माण करते हैं। अभी अल्ट्रावायलेट किरणें करती क्या हैं, डीएनए की जो लड़ी है, उसका जो स्ट्रैंड है या उसका जो हेलिक्स है, उसको क्या करती है, तोड़ देती हैं और एक प्रकार के थाइमिन डाइमर का निर्माण करती हैं। थाइमिन डाइमर का निर्माण करती हैं। तो थाइमिन डाइमर के निर्माण होने के कारण जीन की संरचना क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। जीन की संरचना क्या होती है, विकृत हो जाती है। जब जीन की संरचना विकृत हो जाएगी तो उससे बनने वाला जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए है, वो भी क्या होगा, गलत प्रकार के आरएनए का निर्माण होगा। और जब गलत प्रकार के आरएनए का निर्माण होगा तो गलत प्रकार के एंजाइम तथा प्रोटीन का निर्माण होगा। क्योंकि सेंट्रल डॉगमा के सिद्धांत के अनुसार आपका डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। सो डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ और आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। सो अगर डीएनए, जीन क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, टुकड़ा होता है, डीएनए का भाग होता है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। केवल जीन यह कहने से कि डीएनए का टुकड़ा होता है, यह परिभाषा जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि डीएनए के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन सभी में अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है, एक्सप्रेशन की क्षमता नहीं होती है। सो डीएनए का वह भाग, वह टुकड़ा जिसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। अभिव्यक्ति की क्षमता का अर्थ यह हुआ कि आरएनए में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। तो डीएनए का वह टुकड़ा जो आरएनए में परिवर्तित होता है, आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होता है या एक्सप्रेस होता है, उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए में, आरएनए बन गया, जीन से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा एंजाइम का निर्माण होता है। तो अगर प्रोटीन की संरचना विकृत हो जाती है या एंजाइम की संरचना विकृत हो जाती है तो उससे क्या होगा, जो भी आपके जीवों में जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, और आपका जो है उपयुक्त रूप से बायोकेमिकल रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो कैंसर का मुख्य कारण है, जैसा कि मैंने बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है त्वचा के कैंसर का मुख्य कारण है, क्योंकि ये डीएनए की संरचना को क्या करता है, विघटित कर देता है, विकृत कर देता है, जिससे क्या होता है, अलग प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है, और उस अलग प्रकार से आरएनए से अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। वह प्रोटीन जो है क्रियात्मक रूप से सामान्य नहीं होता है, असामान्य होता है। एबनॉर्मल प्रोटीन का निर्माण हो गया, असामान्य प्रोटीन का निर्माण हो गया, वह असामान्य रूप से कार्य संपन्न करता है, जो कैंसर का मुख्य कारण है। तो ओजोन परत हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह जो है अनेक प्रकार के रोग जो होते हैं इसके कारण उसको क्या करता है, रोकता है। दूसरा मुख्य कारण है आपका ओजोन परत का दूसरा जो महत्व है कि ये धरती के तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। धरती के तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है कि ओजोन परत जो है, अब जो यहाँ से जो धरती के जो निचली सतह से जब गर्म होकर विकिरण ऊपर की ओर जाता है तो ओजोन परत उसको रोकता है। ओजोन परत उन विकिरणों को रोकता है और उस विकिरणों को ओजोन परत से परे नहीं जाने देता है।
तो अगर ओजोन में छिद्र हो जाता है, ओजोन की सतह में होल हो जाता है, तो विकिरण क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर को बढ़ते हुए कहाँ जो है ऊपरी अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो ऊपरी अंतरिक्ष में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्या होगी, ऊपर की ओर चली गई। तो ऊपर की ओर चली गई तो वातावरण जो धरती का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा, सुपर कोल्ड हो जाएगा, जो जीव जंतुओं के लिए, उनके जीवन के लिए क्या होता है, अनुकूल नहीं होता है। तो ओजोन लेयर का दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला जो है आपको ओजोन जो गैस है उसको पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकना, और दूसरा मुख्य कार्य है धरती पर तापक्रम को बनाए रखना। क्योंकि अगर ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो धरती का तापक्रम क्या हो जाएगा, बहुत अधिक कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और जो जीवन के लिए क्या होता है, अनुकूल आपका नहीं होता है। तो अब याद रखेंगे दो मुख्य कार्य हैं ओजोन लेयर का। पहला आपका है पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकना, और दूसरा मुख्य कार्य होता है इसका धरती के तापमान को बनाए रखना। तो हमने दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा की जो वायुमंडल से संबंधित हैं। दो प्रकार के गैस के बारे में चर्चा की। पहली चर्चा की हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, आपका मीथेन होता है, ये मुख्य रूप से आपका ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। और ग्रीन हाउस गैस जो है आपका क्या करते हैं, धरती पर क्या तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाए रखते हैं। दूसरी हमने चर्चा की ओजोन लेयर के बारे में, जो ऊपरी सतह पर क्या होता है, स्थित होता है और धरती पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकता है और धरती पर तापक्रम को बनाए रखने में सहायता करता है। जो अगला महत्वपूर्ण गैस है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन जो है किसी भी जीव के द्वारा सीधे रूप में प्राप्त नहीं किया जाता है, लेकिन यह बहुत अधिक आवश्यक तत्व होता है क्योंकि प्रोटीन तथा एंजाइम का मुख्य घटक होता है। सो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार पादपों द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करने जा रहे हैं।